अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है, ए बी इज लिमिटेड टू कवर सब लीज ए बिल्डिंग फ्रॉम जे इंडिविजुअल विद इफेक्ट फ्रॉम 1/9/2021। इसने 25,000 पर महीने पे एक बिल्डिंग ले ली 1/9/2021 को 25,000 पे महीने पे। इसने हायर मशीनरी भी ले ली 1/10/2021 को 15,000 पर मंथ पे। एबीसी लिमिटेड एंटर्ड इनटू 2 सेपरेट एग्रीमेंट। इसने 2 सेपरेट एग्रीमेंट करे हैं दोनों के, और पहले का इन्होंने रेंट निकाल के भी दे दिया, वैसे हम निकाल भी लेते हैं। और पहले वाला बिल्डिंग का रेंट है 175,000 और नेक्स्ट है 90,000। 194 आई की जो लिमिट होती है वो 2,40,000 रुपये की लिमिट होती है। अगर 2,40,000 से ज़्यादा का रेंट है 1 साल का तो हमारा सेक्शन 194 आई लग जाता है। ये जो लिमिट होती है 2,40,000 की, ये क्यूमुलेटिव चेक करनी होती है। इस क्वेश्चन में कंफ्यूज हमारे को किए हुए अलग अलग सेपरेट, इसने बोल दिया कि सेपरेट एग्रीमेंट करें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हमारे को जो लिमिट चेक करनी है वो क्यूमुलेटिव चेक करनी है। हालांकि दोनों के रेट अलग हैं, लेकिन जो टोटल अमाउंट की एग्रीगेट अमाउंट है वो हमारे को पूरा टोटल चेक करना है क्यूमुलेटिव। तो टोटल अमाउंट 2,65,000 है, 2,40,000 से ज़्यादा है, इसका मतलब सेक्शन तो लग गया ये 194 आई सेक्शन लग गया। तो अब टैक्स कैसे लगेगा? लैंड एंड बिल्डिंग प्लस फर्नीचर अगर कुछ है तो उसके ऊपर तो 10%, और प्लांट एंड मशीनरी के ऊपर 2%। तो 1,75,000 के ऊपर 10% टैक्स लग जाएगा और 90,000 के ऊपर 2% टैक्स लग जाएगा, लगेगा जरूर TDS। ठीक है, 2% 90,000, 10% 175,000 के ऊपर। तो हम चलते हैं अब अगले क्वेश्चन पे। एक्स लिमिटेड सोल्ड इज हाउस प्रॉपर्टी इन बेंगलोर एज वेल एज रूरल एग्रीकल्चर लैंड फॉर कंसिडरेशन 60 लाख 15 लाख। अब इसके बाद 2 प्रॉपर्टीज हैं, दोनों बेच दी, एक 60 लाख की, एक 15 लाख रुपए की। ही परचेज हाउस प्रॉपर्टी लैंड 2020 40 लाख रुपए 10 लाख रुपए। स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू वहाँ पे है 85 लाख और 20 लाख रुपए। TDS की इम्प्लीशन बतानी है अपने को। चलो ठीक है, अब इस पॉइंट के अंदर हमारा 50C सेक्शन भी लग जाएगा कैपिटल गेन का। तो इस क्वेश्चन को आपने कैपिटल गेन चैप्टर के साथ भी करना है और TDS वाले चैप्टर के साथ भी करना है और अदर सोर्स चैप्टर के साथ भी इसी क्वेश्चन को आपने दोबारा करना है। तो देखते हैं, पहली अपनी प्रॉपर्टी थी 60 लाख रुपए की। पहली प्रॉपर्टी अपनी 60 लाख रुपए की अपने सेल करी है और दूसरी प्रॉपर्टी अपने सेल करी है 15 लाख रुपए की। अब जो दूसरी प्रॉपर्टी बेची है ना वो तो रूरल एग्रीकल्चर है। रूरल एग्री को तो छोड़ ही दो, वो कैपिटल एसेट ही नहीं होती। अगर वो कैपिटल एसेट ही नहीं होती तो कैपिटल गेन ही नहीं लग सकता। तो 15 लाख वाली ट्रांजेक्शन तो हमारी एग्जम्प्ट ही होगी। अब बची हमारे पास पहली ट्रांजेक्शन 60 लाख वाली। 60 लाख की चीज़ मैंने सेल करी है, खरीदी कितने की थी ये प्रॉपर्टी मैंने? 40 लाख रुपए की। और जो मैंने 60 लाख की परचेज सेल करी है उसकी स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू 85 लाख रुपीज़ है। 60 वाली की वैल्यू 85 लाख रुपये SDV है। अब प्रोविज़न होता है कि 10% वाला। अब 60 लाख की जो मैंने सेल करी है उसका 10% 6 लाख, यानी कि अगर ये वैल्यू 60 लाख वाली 66 लाख भी होती ना, सेल वैल्यू का 110% कर देना आपको। मैंने जितने का ये बेची है कैपिटल एसेट 60 लाख की, 60 लाख का 110% कर दो 66 लाख। अगर मैं ये चीज़ 66 लाख की भी बेच देता ना तो भी इनको कोई दिक्कत नहीं थी, क्योंकि 10% ये बियर कर लेते हैं। अब ये जो डिफरेंस है 60 लाख और 85 लाख का वो 6 लाख से ज़्यादा है। तो इसका मतलब यहाँ पर SDV हमारी क्या मान ली जाएगी? 85 लाख फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन मान ली जाएगी, एक्चुअल सेल वैल्यू और SDV विच एवर इज हायर। हमारी फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन कितनी आ गई? 85 लाख की, और हमारी कॉस्ट कितने की थी? 40 लाख रुपए की। तो हमारा ये क्या हो गया? 21 को भी हमने खरीदी, कब थी ये? हमने 2020 को खरीदी थी, 21 में बेच दी, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हो गया। और ये चेक कर लेते हैं पहला क्वेश्चन। 85 लाख की बची, 40 लाख हमारी कॉस्ट थी, 45 लाख हमारे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हो गया। रूरल एग्रीकल्चर हमारी एग्जम्प्ट ही है। अब ये तो थी X की बात, अब चलते हैं Y के हाथ में। अब मैंने ये प्रॉपर्टी Y को बेची तो Y को क्या हुआ? 60 लाख की बेची है ना, थी कितने की? 85 की थी, और मैंने उसको कितने की दी? 60 की। तो ये जो 25 का डिफरेंस है ना वो Y के हाथ में टैक्सेबल होगा 56(2)(x) के अंदर। ये चेक करते हैं, 56(2)(x) सेक्शन लगे यहाँ पे। 85 और 60 लाख का डिफरेंस 25 लाख रुपए। किसके हाथ में जाके टैक्सेबल होगा? Y के हाथ में जाके टैक्सेबल होगा। कहाँ पर होगा? अदर सोर्स में। अब बात आती है TDS की। TDS कहता है 50 लाख से ऊपर की प्रॉपर्टी हो
तो आपको TDS काटना है 194IA के अंदर। अब 50 लाख से ऊपर की प्रॉपर्टी है, 50 लाख से ऊपर की प्रॉपर्टी है 194I के अंदर हम क्या कर देंगे 1% TDS काट देंगे। ये लो प्रॉपर्टी मैंने कितने की बेची है 60 लाख की, 50 लाख से ऊपर था। यहाँ पे गलती मत कर देना, यहाँ 85 मत ले लेना, वो तो कैपिटल गेन के अंदर लिया अपने वैल्यू। अपने एक्चुअल वैल्यू कितने में ट्रांजेक्शन सेल करिए 60 लाख रुपए की, 60 लाख का 1% 194I के अंदर TDS लग जाएगा। अब मैंने जो दूसरी प्रॉपर्टी बेची है वो कितने की बेची है 15 लाख की, लेकिन वो तो रूरल थी, रूरल तो एग्जाम्प्ट होती है, तो उसके ऊपर तो TDS लगेगा ही नहीं, इमूवेबल प्रॉपर्टी की डेफिनेशन में ही नहीं आती वो। ठीक है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तीनों चैप्टर में आपको करना है, यहाँ पे भी, कैपिटल गेन में भी, अदर सोर्स में भी। अब अगला क्वेश्चन है, मिस्टर एक्स सैलरीड इंडिविजुअल है पेइंग रेंट 55,000 पर मंथ, कब से, जून से। ठीक है, और ही रिक्वायर्ड टू डिडक्ट TDS, इफ सो व्हेन ही इज रिक्वायर्ड टू डिडक्ट TDS कंप्यूट द अमाउंट ऑफ टैक्स, निकाल देंगे। अगर उसने वैकेट कर दिया 31 दिसंबर को तो निकालो, और अगर उसने पैन नहीं दिया तो निकालो, कोई दिक्कत नहीं है। सैलरीड इंडिविजुअल है 194I भी लग जाएगा, सैलरीड इंडिविजुअल रेंट पे कर रहा है 194IB। 50,000 से ज़्यादा अगर पेमेंट करते हो, 50,000 से ज़्यादा पेमेंट, ये 50,000 से ज़्यादा है, 55,000 है, कितने महीने की होगी, जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, 10 महीने की। 55,000 गुना 10 गुना 5%, 55,000 गुना 10 गुना 5%, 27,500 रुपये आपका TDS आ जाएगा पहला। और ये TDS अपने को काटना कब होता है, क्रेडिट, जब आप उस अकाउंट में क्रेडिट कर रहे हो, और मार्च के महीने में, विच एवरेज अर्लियर, यहाँ पे ध्यान रखना मार्च के महीना, एक ही प्रोविजन है जहाँ पे मार्च के महीने में TDS कटता है। और अगर इसी क्वेश्चन में मैंने पैन ना दिया होता तो 20% लग जाता है, यानी कि 55,000 गुना 10 गुना 20%, तो इसका आंसर हो जाता है 1,10,000 रुपये। अब आप सेकंड पॉइंट पढ़ते हैं, अगर उसने वैकेशन कर दी 31 दिसंबर को, तो वैकेशन उसकी 31 दिसंबर को है, तो यहाँ पर इसका TDS लगेगा 55,000 गुना, कितने महीने हो गए, जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, 7 महीने। 55,000 गुना 7 गुना 5%, 19,250। और अगर यहाँ पे इसने पैन ना दिया होता तो इसका रेट लग जाता 55,000 गुना 7 गुना 20%, 77,000 रुपये। ये चेक कर लेते हैं, पहले प्रोविजन लिख दिया इसने, 50,000 से ऊपर लायबिलिटी टू डिडक्ट TDS 5%, 194IB रेंट पेबल, सारा का सारा अपना मैच हो गया। 1950 पहले 5%, फिर 20% अगर पैन नहीं देता तो, और अगर वैकेशन कर देता है तो पहले। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। XYZ मेक ए पेमेंट 28,000 रुपये टू गणेश 2/8/2021 फीस फॉर प्रोफेशनल सर्विस, अनदर पेमेंट करता 25,000 रुपये की सेम डेट टुवर्ड फीस टेक्निकल सर्विस 194J। प्रोफेशनल सर्विस के लिए सेक्शन 194J लगता है, और सिंगल पेमेंट 30,000 से ज़्यादा होनी चाहिए तो TDS लगता है 10%। अगर सिंगल पेमेंट 30,000 से कम है तो TDS लगेगा ही नहीं, दोनों पेमेंट 30,000 से कम है TDS नहीं लगेगा यहाँ पे। सिंपल क्वेश्चन। ईस्ट बंगाल क्लब रिनाउंड फुटबॉल एंगेज रघु रेजिडेंट इन इंडिया, इट्स कोच रेमरेशन 6 लाख रुपये। कोच हमारी प्रोफेशनल सर्विस में आता है, तो यहाँ पे भी TDS लग जाएगा 194J के अंदर 10%, जैसे ही पेमेंट करोगे। पेमेंट कितनी है 6 लाख की, 30,000 से ज़्यादा है, 194J में TDS काट लेंगे। आपको ना इसके साथ एक पॉइंट याद कर लेना चाहिए, पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है ये वाला पॉइंट। CBDT ने ये कुछ सर्विस को प्रोफेशनल सर्विस माना हुआ है, जैसे कि स्पोर्ट्स एम्पायर, कोच, टीम फिजिशियन, इवेंट मैनेजर, कमेंटेटर, एंकर, स्पोर्ट कॉलमिस्ट। ये अपना कोच इसके अंदर आ गया ना थर्ड पॉइंट में, तभी लिए 194J लग गया यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 18 है। क्वेश्चन नंबर 18 है, मिस्टर गणेश इंडिविजुअल कैरिंग ऑन रिटेल बिजनेस जिसका टर्नओवर 2.5 करोड़ रुपए, यानी कि इसकी ऑडिट होती है। ऑडिट होती है, कॉन्ट्रैक्ट पेमेंट कर रहा है रेजिडेंशियल हाउस के लिए, खुद के हाउस के लिए कर रहा है। पर्सनल पेमेंट है तो कोई भी सेक्शन नहीं लगेगा, सेक्शन लगेगा ही नहीं 194C। कॉन्ट्रैक्ट पेमेंट के लिए 194C होता है ना, पर्सनल पेमेंट कर रहा है। अब पेमेंट कितनी है 5 लाख रुपए की, 194C तो लगा ही नहीं, 194C नहीं लगा यहाँ पर। और अगला क्या है,
पेमेंट कमीशन की पेमेंट कर रहे हो 80,000 की, कमीशन के अंदर 194H लगता है 15,000 5%, 15,000 से ऊपर हो तो 5% TDS लगता है। तो यहाँ पे अपना 194H लग जाएगा। पहला पॉइंट चेक कर लें, कॉन्ट्रैक्ट पेमेंट रेजिडेंशियल हाउस 5 लाख रुपए की, नो TDS अंडर सेक्शन 194C। और यहाँ पे 194M भी नहीं लगा। क्यों नहीं लगा? क्योंकि ये पेमेंट 50 लाख से ज़्यादा नहीं है, वो भी नहीं लगा। और दूसरे पॉइंट में हमारा 80,000 194H लग गया क्योंकि 15,000 से ज़्यादा है, 194H लग गया। दूसरा मिस्टर राजेश होलसेल ट्रेडर जिसका टर्नओवर 95 लाख रुपए, 194C नहीं लग सकता यहाँ पे, क्योंकि 194C J और H के लिए जो पेयर होता है उसकी टैक्स ऑडिट होनी जरूरी है। यहाँ पे टैक्स ऑडिट होती नहीं, 95 लाख टर्नओवर है, टैक्स ऑडिट होती नहीं, तो ये जिसको भी पेमेंट करेंगे 194C नहीं लग सकता। अब इन्होंने पेमेंट करी है कॉन्ट्रैक्ट पेमेंट की, 194C तो लगता नहीं, 194M चेक कर लो। अब 194M तब लगेगा जब 50 लाख से ज़्यादा होएगी। अभी पहली पेमेंट करी है 20 लाख की, अभी तो लगा नहीं। सेकंड पेमेंट कर दी 15 लाख की, अभी भी नहीं लगा। अब 20 लाख की दोबारा पेमेंट कर दी, अब लग गया। 55 लाख हो गया, 50 लाख से ज़्यादा हो गया, 194M लग जाएगा यहाँ पे। लो अभी लगा दिया 194M, सेक्शन 194 लग गया। एग्रीगेट अमाउंट 50 लाख से ज़्यादा हो गया, तो 194C यहाँ पे लग नहीं सकता। क्वेश्चन नंबर 3 सैलरीड इंडिविजुअल है, 194C यहाँ पे भी नहीं लग सकता। अब ब्रोकरेज की पेमेंट करी है इसने, 194H नहीं लग सकता ब्रोकरेज, क्योंकि ये सैलरीड इंडिविजुअल है, टैक्स ऑडिट नहीं होती, तो 194H तो पॉसिबल ही नहीं है। अब 194M चेक कर लेते हैं। 194M के लिए पेमेंट 50 लाख से ज़्यादा होनी चाहिए। लो भी यहाँ पे भी लग गया, 51 लाख की पेमेंट है, लग गया 194H। 194M नहीं, H नहीं लग सकता, M ठीक है। अगला धीरज पेंशनर है, यहाँ पे भी 194C HJ नहीं लग सकते क्योंकि पेंशनर है। लो भी यहाँ पे एक और गड़बड़ होगी, 48 लाख की पेमेंट कर दी, 50 से कम है, 194M भी नहीं लग सकता, मतलब TDS लगेगा ही नहीं इस पॉइंट में। तो 194C भी नहीं लगा, M भी नहीं लगा, तो यहाँ पर अपना ये पॉइंट भी खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चन, लो अभी शर्मा रेजिडेंट इंडिविजुअल है, 77 साल उसकी एज है, पेंशन है 52,000 पर मंथ की, और उसी अकाउंट में उसके क्या आ रहे हैं, सेविंग अकाउंट है वहीं पे उसी के बैंक में। ये बात इसकी सही है, ऐसा ही होना चाहिए। जहाँ पर पेंशन आती है वहीं पर उसका सेविंग अकाउंट होना चाहिए, सेम बैंक के अंदर। 8% इसको ब्याज आ रहा है 20 लाख के ऊपर, कोई दिक्कत नहीं। और उसी 20 लाख में से 2 लाख किसने FD करवा रखी है, ठीक है। और इसको सेविंग इंटरेस्ट भी आते हैं 9500 रुपये का। पहले इसकी इनकम निकाल के रख लेते हैं आप। 52,000 गुना 12, 6,24,000, 50,000 की स्टैंडर्ड डिडक्शन मिल जाएगी। तो 574 तो इसकी ये आ गई। एक इसको आ रहा है 9500 रुपये का ब्याज आ रहा है, एक इसको 20 लाख का 8% ब्याज आ रहा था, 20 लाख का 8%, 1,60,000 वो आ रहा था, ठीक है। और इसको डिडक्शन भी मिलेगी, डिडक्शन मिल जाएगी इसको 80TTB के अंदर। 80TTB के अंदर FD का जो इंटरेस्ट होता है 50,000 की स्टैंडर्ड डिडक्शन, 50,000 की डिडक्शन 80TTB के अंदर ले जाएगा ये। और इसने FD भी तो करा रखी है ना 5 साल वाली, तो 80C की डिडक्शन भी मार गया ये, तो फ़ायदे कर गया अपने। 2 लाख की वहाँ डिडक्शन ले जाएगा। चलो पहला क्वेश्चन पूछा क्या था, टोटल इनकम निकाल दो। अगर उसने BSc नहीं लिया हुआ था वो हमने निकाल दी। 574 ठीक है, 160 ठीक है, 9500 ठीक है, अपनी 1.5 लाख और 50,000 की डिडक्शन ले गए। ये 543,500 पे आ गई। टैक्स निकाल दो 543,500 के ऊपर। 543,500 में से 5 लाख पहले अलग कर दो, 43,500 का 20%, 8700 प्लस 10,000, 18,700 प्लस 4%, 19,448 यानी कि 19,450 रुपये टैक्स आ गया। 77 ईयर के ना 3 लाख की एग्जम्पशन होगी, तो पहले 2 लाख के ऊपर तो इसका 10,000 हो गया, और बाकी के ऊपर 20% के हिसाब से 18,700। चलो पहले तो उसने ये पूछा था। अब उसने पूछा व्हाट वुड बी द अमाउंट ऑफ TDS SBI एज्यूमिंग सेम स्पेसिफाइड बैंक। शर्मा रिक्वायर्ड टू फाइल रिटर्न ऑफ इनकम इफ टैक्स डिडक्टेबल एसओस हैज़ बीन फुली एग्जामिन। इसको रिटर्न भरने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इसका TDS कट जाएगा, वहाँ पे बैंक इसका TDS काट लेगा पेमेंट करते वक्त, और रिटर्न भरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जहाँ पर इसकी पेंशन है वहीं पर इसके अकाउंट है, वहीं पर उसका FD का अकाउंट है,
तो बीइंग स्पेसिफाइड बैंक है, स्पेसिफाइड बैंक का मतलब है कि जिस बैंक में आपका पेंशन आती है उसी में ही आपके ये वाले सेविंग इंटरेस्ट आना चाहिए। 194P is required to react under section 194P remit the same to central government. Mr. Sharma would not be required to file return of income। और अगला पॉइंट हमारे को कहते हैं मिस्टर शर्मा रिक्वायर्ड टू फाइल रिटर्न ऑफ इनकम अगर डिपॉजिट करवाते हैं 20 लाख रुपए कैनरा बैंक के अंदर। ओहो ये गलती कर दी, SBI की जगह कैनरा बैंक में पैसे जमा करा दिए, रिटर्न भरनी जरूरी पड़ जाएगी इसको। फिक्स डिपॉजिट 20 लाख रुपए इसने अदर देन बैंक SBI में करवा दिए। पेंशन इज क्रेडिटेड, वुड नॉट क्वालिफाई सीनियर सिटीजन, अब ये क्वालिफिकेशन भी नहीं आया सीनियर सिटीजन के में। शर्मा वुड हैव टू फाइल रिटर्न ऑफ इनकम अंडर सेक्शन 139, टोटल इनकम इसकी ज़्यादा है बेसिक इनकम से लिमिट से। एक बात और ध्यान रखना यहाँ पर, ये जो एज है 77 ईयर की, ठीक है, यहाँ पर ये आप पढ़ के चलना इस क्वेश्चन को पूरा प्रोविज़न को। ही इज़ द एज ऑफ 75 ईयर्स और मोर, जहाँ पे 80 ईयर की एज नहीं होती, वैसे सीनियर सुपर सीनियर सिटीजन 80 ईयर होता है ना, जहाँ पे 75 ईयर की एज है यहाँ पे। और उसकी पेंशन फंड होनी चाहिए, पेंशन इनकम होनी चाहिए। नो अदर इनकम एक्सेप्ट इंटरेस्ट ऑन रिसीव्ड रिसीवेबल अकाउंट मेंटेन्ड बाय इंडिविजुअल सेम स्पेसिफाइड बैंक, सेम बैंक के अंदर उसकी आनी चाहिए जहाँ पर उसका पेंशन अकाउंट होता है। चलो भी आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, गुप्ता रेजिडेंट इंडिविजुअल रिटेल बिजनेस, उसका 12 करोड़ का टर्नओवर है। ही रेगुलरली परचेज गुड्स, ये बायर है ना, 10 करोड़ से ज़्यादा है इसका टर्नओवर। अग्रवाल से परचेज कर रहा है होलसेलर, एग्रीगेट अमाउंट 95 लाख का परचेज कर रहा है, 20 लाख, 25 लाख, 22 लाख, 28 लाख। एज्यूम सैड अमाउंट वर क्रेडिटेड मिस्टर अग्रवाल अकाउंट। अब अपने से पूछता है बेस्ड ऑन द अबव फैक्ट TDS बताओ अंडर द इनकम टैक्स एक्ट। बायर का टर्नओवर 10 करोड़ से ज़्यादा होना चाहिए, पहली कंडीशन तो ये, बायर का टर्नओवर 10 करोड़ से ज़्यादा है और वो परचेज कर रहे हैं ना, वो 50 लाख से ज़्यादा होनी चाहिए, 50 लाख से ज़्यादा है तो 0.1% TDS लगता है इसके ऊपर 194 के के अंदर। पहली 20 लाख के ऊपर तो लगेगा नहीं, 25 लाख के ऊपर भी नहीं लगेगा। जब तीसरी परचेज 22 लाख की हुई ना, ये कितनी ज़्यादा होगी, पहले 20 फिर 25 फिर 22, 50 से कितनी ज़्यादा होगी, 17 लाख। 17 लाख का 0.1% पहला TDS लगेगा 1700 रुपये का, ये भी 1700 का TDS लगा दिया। अगली बार उसने 28 लाख की परचेज कर ली तो 28 लाख का 0.1%, 28 रुपये फिर लग जाएगा। लो 28 रुपये टैक्स लगा दिया 194 के के अंदर। अब इसके अंदर एक बात और लिखी हुई है, सिंस द बोथ सेक्शन 194 के 206C1H अप्लाइज टैक्स हैज टू बी डिडक्टेड अंडर सेक्शन 194 के। ये क्या होता है, ये जो आगे सेक्शन अपना आएगा 206C1H, उसके अंदर भी यही लिखा हुआ, यही प्रोविज़न है। अब इन दोनों में से एक ही सेक्शन लग सकता है, या तो TDS लगा लो या TCS लगा लो। तो गवर्नमेंट ने कह दी भी TDS की जो वो है ना, वो वाइडर स्कोप है, तो TDS पहले लगा देना। अगर कहीं पे भी किसी सिचुएशन में ये दोनों सेक्शन अप्लाई हो जाते हैं तो आप क्या कर देना, 194 क्या लगा देना, फिर 194 क्या लगा देना। अब 206C हम नहीं लगाना वहाँ पे, ठीक है, एक ही लगा देना आप। मतलब इसी क्वेश्चन में कहता है, मान लो व्हाट योर आंसर डिफरेंट इफ गुप्ता टर्नओवर, मतलब गुप्ता का टर्नओवर 8 करोड़ कर दिया तो 194 क्या नहीं लग सकता, यहाँ पे क्या नहीं लग सकता, तो फिर TCS वाला लगा दो, सेम प्रोविज़न 1700-2800 टैक्स वही रहेगा। TCS प्रोविज़न लगवा दिया यहाँ पे, 194 क्या तो लग नहीं पाएगा। 194 क्या तब लगता है अगर बायर का टर्नओवर 10 करोड़ से ज़्यादा हो। चलो भी वुड योर आंसर चेंज, अगर पैन ही फर्निश नहीं करा, पैन फर्निश नहीं करा तो यहाँ पर हाईएस्ट रेट 5% लग जाता है। और इफ़ इस पैन इज़ नॉट फर्निश्ड बाय मिस्टर अग्रवाल टू गुप्ता, ठीक है, तब लग जाएगा 5%। जो ये 0.1% आपने TDS लगाया था ना, अब लग जाएगा 5%, 17 लाख का 5%, फिर 28 लाख का 5%। और अगर उसने गुप्ता ने फर्निश नहीं करा अग्रवाल को, तो ये ध्यान रखना, गुप्ता बायर ने फर्निश नहीं करा पैन तो लगेगा 1%, सेलर ने नहीं करा तो लगेगा 5%। ये वाला रेट थोड़ा इंपॉर्टेंट है, हाईलाइट करके रखना है थोड़ा इसको। ये सेक्शन 195। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा 21। एक्स वाई पेमेंट नेट ऑफ टैक्स टू नॉन रेजिडेंट, एक्स ने एक नेट ऑफ टैक्स करके TDS काट के नॉन रेजिडेंट को पेमेंट कर दी, टेक्निकल सर्विस प्रोवाइड की होगी कोई, और पे इज नॉट इंटाइटल फॉर TDS सर्टिफिकेट। वो ये कह रहा है कि ना, अब मैंने तेरे नेट ऑफ टैक्स पेमेंट कर रहा हूँ, कौन सा तूने पेमेंट यहाँ करी है, चल ऐसे कर, तेरा TDS सर्टिफिकेट नहीं देता तुझे, ये नहीं बोल सकते आप। TDS सर्टिफिकेट तो आपको देना ही पड़ेगा। आप TDS काट के जब भी किसी की पेमेंट करते हो, आप TDS काटते हो, तो ये जो डिडक्टर होता है
वो मैंडेटरी इस चीज़ के लिए ऑब्लिगेशन आ जाती है उसके ऊपर कि TDS सर्टिफिकेट तो तेरे को देना ही पड़ेगा। तूने TDS काटा है यार, ऑब्वियसली यार, तू जिसका TDS काट रहा है कम से कम उसको सर्टिफिकेट दे दे तूने कौन से सेक्शन में TDS काटा है। तो बस ये थ्योरी क्वेश्चन है, इसके अंदर यही लिखा है कि TDS देना ना लीगल ऑब्लिगेशन है, TDS सर्टिफिकेट तो देना पड़ेगा नॉन रेजिडेंट को, चाहे तूने पेमेंट नेट ऑफ टैक्स ही क्यों ना कर दी हो, TDS तो देना ही पड़ेगा। तो एक जस्ट एक थ्योरी क्वेश्चन है बस। क्वेश्चन नंबर 22 आता है। अब इसने 40,000 की पेमेंट करी है मिस्टर एक्स को 1/7/2021 को, फीस फॉर प्रोफेशनल सर्विस विदाउट डिडक्शन। ओह ये गलती कर दी, TDS नहीं काटा, TDS काटना चाहिए था। दो चीज़ें होती हैं, अगर आपने किसी का TDS नहीं काटा तो आपके ऊपर ना 1% पर मंथ इंटरेस्ट पे करना पड़ता है आपको। इसने TDS काटा ही नहीं और काट के जमा नहीं कराया तो 1.5% लगता है। दो ही रेट होते हैं, या तो TDS काटा नहीं या काट के जमा नहीं कराया। अगर TDS काटा ही नहीं तो 1% आपका इंटरेस्ट लगता है और काट के जमा नहीं कराया तो 1.5% लगता है। अब इसने क्या करा, एक साथ को किसी को पेमेंट करी 40,000 रुपये की, प्रोफेशनल सर्विस थी, TDS काटना था कितना 10%, 40,000 का 10%, 4,000 TDS काटना था, काटा ही नहीं। एक पेमेंट उसको कर दी 28/2/2022 को और 90,000। और इसने क्या करा, जब आप पेमेंट करी है ना 50,000 रुपये की अनदर पेमेंट करी है इसने 28/2/2022 को, और अब इसको पता लगा यार TDS काटना था, अब ऐसे करता हूँ इकट्ठा ही काट लेता हूँ। इसने 28/2/2022 को इकट्ठा TDS काट लिया। तो जो दूसरी पेमेंट करी है 50,000, वहाँ पे तो डिफ़ॉल्ट करा ही नहीं, कोई डिफ़ॉल्ट हुआ था 40,000 में। तो एक साथ से लेकर 28/2 कितने महीने हो गए, 7वां 8वां 9वां 10वां 11वां 12वां, पहला दूसरा 8 महीने हो गए। 40,000 का 10%, पहली बात तो 4,000 का 8 महीने का 1% कितने हो गए 320 रुपये। तो 320 रुपये तो ये टैक्स हो गया इसका इंटरेस्ट। और अब इसने क्या गलती कर दी, अब इसको साथ के साथ डिपॉजिट भी करवा देना चाहिए था, एक गलती फिर कर गया। अब इसने सारा का सारा 9,000 रुपये ना 22/6 को जमा करवाया। अब 28/2 से लेके 22 से देखो कितने महीने हो गए, 3 4 5 6, चौथा महीना जो है ना वो पार्टली है, पूरा नहीं हुआ, तो 4 महीने पूरे ही हो गए। पार्टली भी पूरा ले लेते ना वो, 9,000 का 1.5% 4 महीने का 540 रुपये आ गया अपना लो भी। 540 ये 320 ऊपर वाला 860 रुपये हो गए, ये अपना ब्याज हो गया। और नीचे यही प्रोविज़न लिखा हुआ है 1% 1.5% वाला। दो ही डिफ़ॉल्ट माने जाते हैं TDS में, या तो अपने TDS किसी का काटा नहीं, काट लिया तो जमा नहीं कराया। आगे अपना TCS शुरू हो गया।